हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट कोड डीएससी 1 और डीएससी 2 इन दोनों पेपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रूस के उद्योग एवं उसका विकास इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। रूस के उद्योग। रूस में योजना आयोग को, जिसका नाम गोस्प्लान था, व्यवस्थित किया गया ताकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए आर्थिक योजना बनाई जाए। उसने रूस के साधनों को समझा और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक नियोजन के बिना विकास संभव नहीं होगा। इस दृष्टि से दीर्घकालीन नियोजन पर विचार किया गया। रूस में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन नियोजन में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था का यह लाभ हुआ कि सोवियत राज्य के औद्योगिकरण के लिए आवश्यक धन की सहज प्राप्ति हो गई। राज्य की अर्थव्यवस्था पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हो गई। राष्ट्रीयकृत उद्योग, परिवहन और व्यापार की आय से पूंजी प्राप्त हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1,20,000 मिलियन रूबल की समस्त आय में 90,000 मिलियन रूबल सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जिसमें 43,400 मिलियन उद्योग से प्राप्त आय सम्मिलित था। सोवियत किसान वर्ग ने उद्योगों के विकास के लिए पूंजी संचय में महत्वपूर्ण योगदान किया। भूमि खरीदने अथवा किराए पर लेने की विवशता से मुक्त किसान वर्ग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा औद्योगिकीकरण के लिए राज्य को हस्तांतरित करने में सक्षम हो गया था। इस हस्तांतरण का रूप कृषि उपज के मूल्यों की तुलना में निर्मित सामान की बढ़ी हुई कीमतें अदा कर व कर देना था। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1 अक्टूबर 1928 से 31 दिसंबर 1932 तक था, अर्थात यह योजना 4 वर्ष और 3 महीने में समाप्त हो गई। जिस तरीके से सोवियत अधिकारियों ने इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया, उससे यह पता चलता है कि किस सराहनीय रफ्तार से नए समाजवादी कार्यक्रम को पूरा किया गया। योजना में सबसे अधिक महत्व भारी उद्योगों को, जिसमें मशीन निर्माण भी सम्मिलित था, दिया गया। वस्तुतः भारी उद्योगों को प्राथमिकता द्वितीय और तृतीय योजनाओं में भी दी गई। भारी उद्योगों के पश्चात उपभोक्ता पदार्थों और फिर कृषि को महत्व दिया गया। एक अनुमान के अनुसार इस योजना में जितनी कुल पूंजी लगाई गई थी, उसमें से 86% भारी उद्योगों में लगाई गई थी। उद्योगों में कई नई या तकरीबन नई शाखाओं में कार्य किया गया, जैसे कि रासायनिक मोटर, कृषि यंत्र, विमानन, मशीन, औजार और बिजली से संबंधित यंत्र और पुर्जे। 1500 से अधिक नए कारखाने की स्थापना की गई। यूराल और पश्चिमी साइबेरिया में 2 विराट धातु उद्यमों, मैग्नितोगोर्स्क और कुज्नेत्स्क कारखानों का उदय हुआ। निर्जन और वीरान इलाकों में नए शहरों का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए मैग्नितोगोर्स्क में कुछ ही वर्षों में 2.5 लाख लोग रहने लगे। यूक्रेन के दनेपर नदी पर संसार के उस समय के सबसे बड़े पनबिजली घर का निर्माण हुआ। सरकारी तौर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना को बहुत बड़ी सफलता घोषित किया गया, परंतु सोवियत दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे। अमेरिकी अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि योजना के प्रथम 10 वर्षों में औद्योगिक विकास 12 से 14% के बीच रहा। इसके विपरीत रूसी दावे था कि प्रगति 20% से भी अधिक रही। इस युग के आर्थिक विकास की एक कमी यह रही कि मात्रा पूरी करने की धुन में कई बार चीज़ें उच्च कोटि की नहीं बनाई जाती थीं। भारी उद्योगों के उत्पादन के चक्कर में उपभोक्ता पदार्थों में कमी हो गई। आम जनता को
राशनिंग और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ उन्हें पहले से अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ा। शांति के समय में भी राज्य में सैनिक किस्म का वातावरण था, ठीक उसी प्रकार जैसे युद्धरत साम्यवाद के समय था। द्वितीय योजना 1933 से 37 और तृतीय योजना 1938 से 41 के द्वारा रूस के औद्योगिक विकास को दिशा देने का प्रयास किया गया। द्वितीय योजना में उत्पादन को संतुलित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में तकनीकी निपुणता, जिसमें जटिल मशीन, औजार और सुनिश्चितता वाले यंत्र आते हैं, की ओर ध्यान दिया गया। इस योजना में उपभोक्ता पदार्थों को भी महत्व दिया गया। तृतीय योजना में सैनिक आवश्यकताओं को विशिष्ट स्थान मिला। द्वितीय योजना के अंतर्गत आम लोगों की स्थिति कुछ सुधरी। उनके पास पहले से अधिक अनाज थे। खाने से बचे हुए अनाज से वे अब सब कुछ नए अन्य चीज़ें खरीद सकने की स्थिति में थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के 13 वर्षों के भीतर लगभग 9000 बड़े एवं आधुनिक उद्योग लगाए गए। उत्पादन की नई पद्धति एवं नए उद्योगों के रूप में मोटर, ट्रैक्टर, केमिकल, भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, बियरिंग, फसल काटने की मशीनें और अन्य बहुत से उद्योग लगाए गए। थोड़े समय में इतनी संख्या में उद्योग उपकरणों का निर्माण एक असाधारण कदम ही कहा जाएगा। इनका निर्माण कर देने ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इन्हें चलाना, इनसे पूरा उत्पादन करना तथा नई तकनीक को जानना समझना भी उतना ही ज़रूरी था। इस समस्या का तुरंत समाधान हो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों का बहुत अभाव था। देश यह भी नहीं कर सकता था कि कुशल श्रमिकों और इंजीनियरों को तैयार होने तक वह नए कारखाने के निर्माण को रोक ले। इसलिए काम करने की प्रक्रिया में ही मशीनों को चलाना तथा नई तकनीकों को सीखने की शुरुआत हुई। सोवियत राज्य ने ऐसे उपाय भी किए जिससे कुशल कारीगरों को जल्दी से जल्दी प्रशिक्षित किया जा सके। किशोरावस्था के युवाओं के लिए अनेक नए व्यावसायिक विद्यालय खोले गए। इनमें श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया गया। श्रमिकों के लिए बिना काम छोड़े प्रशिक्षित होने की सुविधाएं उपक्रमों के भीतर ही जुटाई गई। वहां उन्होंने व्यवसाय की सारी बातें सीखी। ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे श्रमिक तकनीकी जानकारी ले सकें और अपनी कुशलता बढ़ा सकें। सरकार ने श्रमिकों के लिए तकनीकी परीक्षाओं को अनिवार्य किया, जिससे वे मशीनी उपकरणों की जटिलताओं और अपने तंत्र की सारी बारीकियों को समझ सके। इससे उद्योग के लिए कुशल कारीगर तैयार करने की समस्या का हल किया गया। इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने की समस्या का भी सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया। औद्योगिकरण के समय देश में अनेक उच्च स्तरीय एवं माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की गई। श्रमिकों के लिए दिन और संध्या में के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया गया, जिससे वे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इंजीनियरों, तकनीशियनों और कुशल श्रमिकों की आरंभ के दिनों में बहुत कमी रही। इसलिए सोवियत राज्य ने मजबूरी में विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा। इस उद्देश्य के लिए 1930 के आरंभ में उपक्रमों को चलाने एवं निर्माण के लिए लगभग 6000 विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। समाजवादी प्रतिस्पर्धा का रुख दूसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक उन्नत हुआ। श्रमिकों को नई तकनीक से सफलतापूर्वक किए गए उपयोगों ने उत्पादकता में कई गुना वृद्धि की। दोनबास के खनिकों ने इस आंदोलन को जन्म दिया, जिसे इतिहास में स्ताखानोवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के जन्मदाता दोनबास का एक खनिक एलेक्सो स्ताखानोव था। उसने अपने शारीरिक श्रम के बजाय नई तकनीकी के कौशल युक्त उपयोग एवं समुचित कार्य संगठन से उन्नत उत्पादकता को प्राप्त किया था। रूस के औद्योगिक विकास के कारण यह भी था कि प्रकृति ने रूस पर बहुत मेहरबानी की थी।
यहाँ पर प्राकृतिक साधनों की विविधता और विशालता अद्वितीय थी। विकास का एक अन्य कारण यह था कि राज्य का सभी प्रमुख आर्थिक विषयों पर नियंत्रण था। योजनाएं बहुत ही सराहनीय ढंग से सफल हुई, विशेषकर भारी उद्योगों में। पहले तो सोवियत के बाहर सभी को इसमें संशय था कि योजनाएं सफल होंगी या नहीं, परंतु बाद में योजनाओं की सफलता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ा, वरन नए उद्योगों की स्थापना भी हुई। लोगों ने इस विकास में अपना खून पसीना बहाया। पंचवर्षीय योजनाएं रूस जैसे पिछड़े हुए राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने में प्रभावशाली सिद्ध हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण समाजवादी औद्योगिक विकास की दर अत्यंत उत्साहजनक रही। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। इससे संबंधित प्रश्न में आपसे रूस में औद्योगिक स्थिति या विकास का वर्णन करें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयारी करें। ये आपको DSC 1 और DSC 2 दोनों में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।